दोस्तों नमस्कार। आज आपने लोकसभा चुनाव 2024 की पूरी काउंटिंग देखी और जो मोटी मोटी तस्वीर निकल के आई वह बड़े ही चौंकाने वाले नतीजे मुझे दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही थी उसके लिए खुद का बहुमत पाना भी बहुत मुश्किल पड़ गया। बीजेपी अपने दम पे लगभग अभी तक 241 सीटों पर लीड बनाई हुई है, बढ़त है लगभग 241। और एनडीए गठबंधन टोटल मिलाकर के घटक दल जो हैं वो लगभग 293 से 295 के बीच में है। अब एग्जैक्ट डाटा शाम तक पूरी तरीके से क्लियरिटी हो जाएगी कि फॉर्म 12 के हिसाब से क्या स्थिति है। लेकिन मेरे भाई, जहाँ पर नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के जो शासन था 10 सालों के शासन पे, विपक्ष ने 400 पार का जो उन्होंने अटैक किया वो संविधान के हिसाब से किया। प्रशासन पर जो उनके शासन पर प्रहार किया वो तानाशाही पर प्रहार किया इन्होंने। और बेरोजगारी और पेपर लीक, अग्निवीर जैसे मुद्दों को उन्होंने उठाया। राम मंदिर का मुद्दा दब गया। और सबसे ताजुब की बात मेरे भाई, जो कि विश्वास में नहीं आता है, हम अभी लगभग 10-12 दिन पहले राम मंदिर के दर्शन करने आए हैं और जब 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके 12 से 14 दिन के बाद में हम लोग दर्शन करके आए और जो भयंकर भीड़, यार मेरे भाई, मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा है कि बीजेपी वहाँ से हार जाएगी, अयोध्या से हार जाएगी, फैजाबाद से हार जाएगी, जहाँ पर राम मंदिर के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष चला राम मंदिर बनाने के लिए। वहाँ की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। लल्लू सिंह जो पिछली बार सांसद थे उनको हरा दिया और अवधेश प्रसाद जीत गए। कितनी ताजुब की बात। और जो राहुल गांधी को पप्पू कहते थे वो वायनाड से भी जीते लाखों वोट से और रायबरेली के सीट से भी उन्होंने जीते। और कमाल का प्रदर्शन भाई, समाजवादी पार्टी ने रगड़ के रख दिया भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली की ओर होके जाता है। जो उत्तर प्रदेश को जीता वो दिल्ली को जीता। एक समय ऐसा लग रहा था, एक समय तो अजय राय भी मोदी को पीछे करते हुए नजर आ रहे थे। और जो जहां 4-5 लाख की मार्जिन पिछली बार थी वहां पर लगभग 1.5 लाख के करीब ये वोटों से मोदी जी जीते हैं। इनकी हालत खराब हो गई थी। जो 80 सीट का नारा, 80 में से 80 सीट जीतने का नारा इन्होंने दिया था, कंडीशन ये बन गई थी, समीकरण ऐसे बन गए थे, जो ऐसे समीकरण दिखाई दे रहे हैं कि 80 में से 80 सीट हार ना जाएं। ये 30-31 सीटें जो जीते हैं ये भी बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है, जीत ली। और जहां समाजवादी पार्टी 30-31 सीटें बीजेपी ने जीता है, लगभग 10,000 के मार्जिन या 20,000 के मार्जिन पे ही हैं। बहुत ऐसी सीटें हैं जिसमें मार्जिन बहुत कम है। मेनका गांधी चुनाव हार गई, अजय मिश्र टेनी लखीमपुरी से वो चुनाव हार गए। अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। जनता ने, कांग्रेस ने तानाशाह को बोला और बीजेपी प्रहार करती थी परिवारवाद पे, तो जनता ने परिवार को एक तरीके से चुना। हालांकि राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति पहला चांस बीजेपी को देंगी क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, अपने आप में है। लगभग कांग्रेस 94 सीटें हैं, 34 से 36 सीटें लगभग समाजवादी पार्टी के हैं। सबसे चौंकाने वाले नतीजे जो अमित शाह कह रहे थे कि 28 से 30 सीटें जीतेंगे पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस 29 सीटें जीतते आ रही है। अभिषेक बनर्जी पे लगातार वो, और केंद्रीय पुलिस बल जो बंगाल में जिस तरीके से लगाया गया था
और जिस तरीके से केंद्र सरकार बंगाल पर नियंत्रण करना चाह रही थी वो पूरी तरीके से ममता बनर्जी ने ध्वस्त कर दिया। खैर, चिंता की बात ये देखो कि हमारे जो क्षेत्र है कैसरगंज क्षेत्र से ब्रिजभूषण शरण सिंह के पुत्र करण भूषण सिंह जीते हैं। देखो मैंने वोटिंग किया है कमल को देख करके, राष्ट्रवाद को देख करके किया है। यह बाकी देश में हार जाएं इसकी गारंटी हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन कैसरगंज से ये जीते, कैसरगंज से जीते। हमने कैंडिडेट नहीं देखे, हमने कुछ नहीं देखा, हमने केवल कमल देख करके वोटिंग किया और राष्ट्रवाद और देश का हित देख के देखा। लेकिन यह वोटिंग पूरे देश में नजर नहीं आई। अग्निवीर ने भयंकर चोट मारा इसलिए क्योंकि आज दिल्ली में 52 से 54 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस में वोटिंग शहर करके लोग नहीं जाएंगे। जिनकी दिन की ड्यूटी होती है, रात की ड्यूटी होती है, शहर के लोग 54 डिग्री सेल्सियस में वोटिंग करने गर्मी में नहीं निकलेंगे। लेकिन जो मैक्सिमम वोटिंग होती है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग वोटिंग करते हैं। वो गर्मी हो सर्दी हो चाहे जैसे भी वोटिंग करेंगे। गांव में खेती एक साधन है जिससे आय आता है, उसमें जो पैसा आता है 6 महीने के बाद आता है। और किसान फसल जब बोता है तो उसके मोर चुन लेते हैं, कीड़े मकोड़े या वो खा जाते हैं। उसके बाद उनको केमिकल डालने पड़ते हैं, फिर उसके कीटनाशक डालने पड़ते हैं, फिर बंदरों से बचाव करना पड़ता है। जो आवारा पशु हों उनसे फसलों को बचाना पड़ता है। और किसी भी हालत में फसल ज़्यादा हो गई तो सबकी फसल ज़्यादा होगी, सही दाम नहीं मिलेगा, दाम घट जाएंगे। फिर क्या होता था, किसान घर का जो बच्चा होता था अपनी मेहनत के दम पे और अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई के दम पर वो सेना जैसी भर्ती में सिलेक्शन पाने की कोशिश करता था। आपने तबाह कर दिया। हम सब सारी नीति, बीजेपी की सारी नीति का समर्थन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर का मैं विरोध करता हूँ। सांसद 5 साल के लिए चुना जाएगा, आपने जवानों को 4 साल के लिए चुना। आपको सिर्फ सेना के लोग दिखाई दिए। जो सेना का जवान होता है -33 डिग्री सेल्सियस भयंकर मौसम की मार में खड़ा हुआ, बंदूक ताने हुए दुश्मन की तरफ खड़ा रहता है, उसके यहाँ पर ज़मीन का मैटर हो तो शायद एसडीएम न सुने, डीएम न सुने, लेखपाल न सुने। कहते हैं देशभक्ति की भावना, घंटा कोई देशभक्ति की भावना नहीं होती इनके अंदर। वहाँ पर उनके अपने परिवार की चिंता कि माँ बीमार है, भाई की पढ़ाई का है चिंता, पत्नी की बीमारी का हो, वह चिंता एक तरफ से वहाँ सेना का जवान लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ सामने से जो दुश्मन है वो गोली चला करके मारने को तुला हुआ है, युद्ध कर रहा है। और इन सब की स्थिति के बीच में हमारा देश सुरक्षित है। आए दिन 2, 4, 5 जवान शहीद होते रहते हैं कश्मीर में, पाकिस्तान में। कुछ समय से कंट्रोल था। अब एक और टेंशन, जो जवान देश की रक्षा करेगा, बंदूक टांगेगा, वो उसके दिमाग में एक और टेंशन चलेगी कि 4 साल बाद क्या होगा। हम नहीं रहेंगे तो हमारे माता पिता का कौन ध्यान रखेगा, हमारी पत्नी का कौन ध्यान रखेगा, हमारे भाई का पढ़ाई का क्या होगा। हम नहीं रहेंगे तो। आपको परिवार की चिंता नहीं है मोदी जी, आपको परिवार की चिंता नहीं है योगी जी, लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी के परिवार होंगे जरूर। क्या आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं रहती, अपनी पत्नी की चिंता नहीं रहती, अपने भाई की चिंता नहीं रहती, आपने इनकम, सोर्स ऑफ इनकम की चिंता नहीं रहती कि आय कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। परिवार चलाना किसी सरकार चलाने से कम नहीं है। तो लोगों ने इसको समझा और यह चीज़ असर कर रही थी। पेपर लीक, नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन निकलता था, नोटिफिकेशन निकालने के लिए लोगों को, बच्चों को आंदोलन करना पड़ता था, एग्ज़ाम लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता था, वर्षों लग जाते थे, एक भर्ती को 5-5 साल कंप्लीट होने में लग जाते थे। एग्ज़ाम लिया इन्होंने, एग्ज़ाम लिया तो रिजल्ट के लिए प्रदर्शन करना पड़ता था।
और एग्ज़ाम लिया तो कहीं पेपर लीक हो गया तो पेपर कैंसिल कराने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। जो ग्रामीण जीवन के ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग बिलोंग करते हैं वो कैसे अपने घर को चलाएंगे? अगर उन्होंने किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी दिया तो उनके पढ़ाई लिखाई का फल कैसे मिलेगा? यह चीज़ असरदार थी। आपके राशन का कोई असर नहीं पड़ा, आपके सिलेंडर की व्यवस्था का कोई बहुत असर नहीं पड़ा। सुधर जाइए, सुधरने की आवश्यकता है। अब यह देखने की बात है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कि मोदी और योगी जी की जो पर्सनालिटी है कि किसी ने अपराध किया तो एनकाउंटर कर दो, घर ढहा दो, बुलडोजर गिरा दो, बुलडोजर से सारा घर गिरा दो। अब एक तरफा ऐसी सोच नहीं चल पाएगी, क्योंकि अब आपके साथ अन्य पार्टियों का सहयोग लेना पड़ेगा, उनके विचार को ना चाहते हुए सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनोगे तो समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिर जाएगी या समस्या आ जाएगी। 140 करोड़ की आबादी है, आप ब्यूरोक्रेसी के बल पे देश को नहीं छोड़ सकते हो। इसीलिए संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई भी फैसला अगर राजनेता लेता है तो वो ब्यूरोक्रेट्स के जरिए पास होकर के जाएगा। पढ़े लिखे लोग उसका निरीक्षण करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद उसे लागू करेंगे। चाहे एक प्रधान भी हो, उसके पास भी एक सेक्रेटरी होता है। अगर वो कोई फैसला लागू करना चाहता है या कोई बजट पास करना चाहता है या कुछ भी काम कराना चाहता है अपने क्षेत्र में, तो उनके पास एक सेक्रेटरी है गवर्नमेंट का, और उस सेक्रेटरी के माध्यम से ही वह चीज़ होगा। इसीलिए इसका प्रावधान किया है कि हम जो नेता चुनेंगे वो भले अनपढ़ हो सकता है, पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन एक बार पढ़े लिखे इंसान से राय लेना आपको पड़ेगा। यह व्यवस्था किया था, लेकिन नहीं, सीधा दिल्ली से फैसला होता था, सीधा लखनऊ से फैसला होता था, वहाँ से फैसला ले लिया और काम खत्म। कोई डिस्कशन नहीं, कोई एनालिसिस नहीं। यही नतीजा है। बंगाल और उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से उनको मुसीबत में डाल दिया। अब अगले 5 साल कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी कि जो 2004 में 140 सीट पाई थी, फिर भी अपने दम पे सरकार उसने बना लिया, और इतनी ही सीट 2009 में पाई थी, उसने फिर भी सरकार चला लिया। ये 241 सीट लगभग लीड कर रहे हैं। पूरा आंकड़ा रात तक जो भी आएगा देखा जाएगा, लीड कर रहे हैं। लेकिन ये मिली जुली सरकार चला पाएँ कि ना चला पाएँ, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार मिस्टर पलटू राम कब धोखा दे जाएं और कब वो अपने पाला शिफ्ट कर लें, और चांसेस बहुत हैं कि वो लालू यादव के साथ पाला शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो इधर नहीं शिफ्ट होते तो नीतीश कुमार का नुकसान कहीं ना कहीं हो जाता। तो भाई बीजेपी को तो कहीं बिहार में तो फ़ायदा मिला, दिल्ली में 7 के 7 सीटें जीती, क्योंकि देखो दिल्ली की जनता 2 तरीके से वोटिंग करती है। एक देश का रुझान देखती है कि देश में क्या रुझान है, देश का क्या रुझान चल रहा है, उस अनुसार वोटिंग करती है कि हम केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री को सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश को चुनता है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को 7 में से 7 सीटें दिया। लेकिन यही चुनाव अगर विधानसभा का होगा, केजरीवाल को चुनना होगा, तो यही जनता दिल्ली की केजरीवाल को चुनेगी। हालांकि मैं यह चाहता था कि केंद्र में जो भी फैसला आया, यह वक्त की ज़रूरत थी और यह आवश्यकता भी थी कि बहुत ज़्यादा अत्य कर दिया था। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ दिया और क्या नाम है, एकनाथ शिंदे के जरिए, और फिर आपका एनसीपी जो है, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, जो शरद पवार की पार्टी है, उनके भाई अजीत पवार के माध्यम से उस पार्टी को तोड़ दिया। रामविलास पासवान जो पारसनाथ हैं, उनके माध्यम से उस एलजेपी को तोड़ दिया। बीएसपी कटघरे में चली गई, क्योंकि ताज कॉरिडोर और ये सब मैटर था जो कि सीबीआई के अंडर में था चीज़ें, तो बीएसपी खुल करके विरोध नहीं करी इस इलेक्शन में विपक्ष का, और
अगर बीएसपी भी जुड़ती तो कहानी कुछ और भी पलट सकती थी। राहत की बात यह है बीजेपी के लिए कि उड़ीसा में ये अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में आ रहे हैं, और सिक्किम में भी इनकी जो सहयोगी दल है वो लगभग बनाई है, और आंध्र प्रदेश में भी इन्होंने 7 से 16 सीटें लगभग कुछ ऐसे ही, एग्जैक्ट आंकड़े नहीं पता है, लेकिन जीता है इन्होंने। तो इस जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि इन्होंने सामंजस्य बैठाया। कांग्रेस ने बाकी पार्टियों के साथ सामंजस्य बैठाया और बाकी पार्टियों ने भी कांग्रेस के साथ सामंजस्य बैठाया। इसका नतीजा इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि विपक्ष अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा था। अगर यह चुनाव नरेंद्र मोदी 272 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा पार कर जाती, तो विपक्ष का अस्तित्व पूर्णतः खतरे में हो जाता और विपक्ष अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ता। अब विपक्ष के पास एक हौसला आ गया, एक ताकत आ गई। जहां 50 से 52 सीटें थी पिछली बार, वहां लगभग 94-95 सीटें कांग्रेस अपने दम पे जीती है, और समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और उत्तर प्रदेश में इन्होंने कमाल किया है। देखो, अगले विधानसभा के लिए ये सिग्नल है कि अखिलेश बहुत बड़ी परफॉर्मेंस के साथ लौट के आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने लास्ट के 2 साल अपने उसमें बहुत अच्छा काम किया था। जो आगरा एक्सप्रेस वे का मैं जब सड़क देखता हूँ, वह सड़क की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। एकाना स्टेडियम जो दिखाई दे रहा है लखनऊ का, जहाँ IPL होता है, वो भी अखिलेश यादव का बनवाया हुआ है। वृद्धा पेंशन जो था उन्हीं का बनवाया हुआ था। डायल 100 का जो सिस्टम, वो जो दिमाग था, वो उन्हीं का है। मुझे इससे फ़ायदा कहीं ना कहीं मिला था। मेरा एक बार बस में बैग गुम हो गया था और मैंने 10 मिनट के अंदर हमारी बस आगे चली गई थी। थाने में गया और तुरंत हमने उसको बैग को रिकवर किया डायल 100 के जरिए। लखनऊ से कॉल आई हमारी और हमने उसको रिसीव कर लिया, और हमारे डॉक्यूमेंट थे, लैपटॉप थे, उसमें 10-12 की मार्कशीट। तो मैं बेंगलोर से SSB, एक आर्मी का SSB होता है एग्ज़ाम, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसमें अटेंड करके मैं आ रहा था। तो कुछ अच्छा काम किया। देखो, विपक्ष जो अच्छा काम करता है वो अच्छी बात होती है। अब इनके टाइम में जो परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की स्थिति लाया गया, नॉर्मलाइजेशन का फंडा लाया गया। क्या होता था, जब अखिलेश जो यूपी पुलिस का पेपर जो दे रहे थे, पहले क्या होता था, जब उस समय BSP और सपा समाजवादी पार्टी का होती थी, जब एग्जामिनेशन होता था तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता था। ऑफलाइन एग्जामिनेशन में एक जो आप ओमार की आंसर शीट पे गोला करते हो, एक कॉपी आपको मिल जाती थी और एक कॉपी जमा हो जाती थी। वह एक कॉपी जमा हो जाती थी और ओमार शीट भी जमा हो जाती थी। आप घर जा कर के वेरीफाई कर सकते हो। अब क्या हो गया है कि शिफ्ट वाइज पेपर ये लोग कराते हैं। अगर एक डिजिट भी कहीं गलती हुई और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद जो मार्क्स आ रहे हैं, उसका भी कुछ पता नहीं कि आपके 40 मार्क्स घट जाएंगे या 40 मार्क्स बढ़ जाएंगे या 20 मार्क्स कम हो जाएंगे या वो हो जाएगा। मतलब पेपर दिया तो भी आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर पीछे से किसी ने, इतने बच्चे बैठे थे, इतने मार्क्स आए एवरेज, अगर कुछ डिजिट में चेंज कर दिया तो क्या आप वेरीफाई कर पाओगे? जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूँ। कहने का मतलब है कि जनता के हाथ में सारी पावर छीन लिया। कांग्रेस ने RTI लागू किया कि सरकारी विभागों से आप RTI के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका जवाब देना उनके लिए मैंडेटरी था। अब RTI जो थे, कार्यकर्ता थे, RTI की वैल्यू कहीं ना कहीं सीमित कर दी गई। इनका जनता के अधिकार कुछ सीमित कर दिए। जो ऊपर बैठा हुआ है दिल्ली में, जो लखनऊ में बैठा हुआ है, वही फैसला लेगा, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है। उसे चिंता नहीं है कि परिवार चलाना कैसे है, उसे चिंता नहीं है कि परिवार चलता कैसे है, क्योंकि उसने परिवार को भी चलाया नहीं। लेकिन 140 करोड़ के आदमी में, 140 करोड़ लोगों में से 120 करोड़ लोग, 125-130 करोड़ लोगों का परिवार है। उनको चिंता है कि कल रात की रोटी मिलेगी कि नहीं, बच्चों का भविष्य क्या होगा। उनको चिंता है शिक्षा का, उनको चिंता है कि उनकी माँ बीमार है, उनका भाई बीमार है, या उनकी पत्नी बीमार है, उसकी चिंता है, उसका इलाज कैसे होगा। हम गोंडा में रह रहे हैं अपने,
और हर एक घर में मैं जा रहा हूँ कि किसी को डायबिटीज है, किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम है, किसी को गैस की समस्या है, किसी के हड्डी टूटी हुई है, किसी के यहाँ कुछ समस्या है, किसी के यहाँ कुछ पैसा है तो लखनऊ जाके इलाज करा लेता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो चारपाई पे मरने और या के लिए विवश है। इसकी समस्या कौन सुनेगा? गोंडा में अस्पताल नहीं है अच्छे, लोग मजबूर, अगर सांसद हैं तो उनको भी जाना पड़ेगा लखनऊ, अगर विधायक हैं उनको भी जाना पड़ेगा लखनऊ, अगर एसडीएम है, डीएम है, अगर यहाँ पर भी कोई कितना भी बड़ा है, इलाज कराने आपको जाना पड़ेगा लखनऊ। अस्पतालों की व्यवस्था कौन करेगा? शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? और इस परिवार को चलाने के लिए आय की व्यवस्था, सोर्स ऑफ इनकम की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा? रोजगार अगर आप परिवार में दे दें, आय का स्रोत दे दें, लोगों का खर्चा बहुत बढ़ रहा है, लोग तनाव में हैं, लोग अपने भविष्य के लिए अनिश्चितता में हैं, तो इसकी वजह से लोगों के अंदर बदलाव की सुगबुगाहट दिखाई दी। भले ही भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बना लेगी, भले भी भारतीय जनता पार्टी मिलीजुली सरकार बना लेगी, लेकिन इस जीत में भी उनकी हार छुपी हुई है। इस जीत में भी एक बदलाव छुपा हुआ है, इस जीत में भी कहीं ना कहीं आक्रोश छुपा हुआ है, इस जीत में भी कहीं ना कहीं अग्निवीर के प्रति लोगों का आक्रोश है। मैं फिर कहता हूँ सरकार से, इस अग्निवीर जैसी घटिया योजना को ख़त्म कर दीजिए। किसी भी स्थिति में यह योजना मुझे सही बिल्कुल नहीं लग रही है। अगर आप इस देश में एक ऐलान कर दे कि हमें अपने जवानों के लिए पैसा देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, लोग अपने जेवर दान कर देंगे और लोग पैसों की बौछार कर देंगे। सेना से इतना लोग लगाव है, सेना से इतना लोग प्यार है, सेना से लोगों की आस्था है, सेना के प्रति देशभक्ति है, सेना के प्रति एक जुनून है। सेना हमारी आस्था, विश्वास नहीं, हमारी आस्था है। आपने उस पर चोट मारा है, तो कृपया करके इस घटिया योजना को बंद करिए। और जो युवा तैयारी कर रहे हैं, सेना के प्रति जुनून है, जो देशभक्ति भी करना चाहते हैं और परिवार की सेवा भी करना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें मौका दीजिए। आप 5 साल के लिए सांसद बनते हैं, 5 साल के लिए विधायक बनते हैं। यदि आप एक दिन के लिए भी विधायक और सांसद बन जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी पेंशन उठाते हैं और लाखों में पेंशन उठाते हैं। और 3 बार सांसद बने तो 3 बार की पेंशन मिलेगी, 5 बार विधायक बने तो 5 बार पेंशन मिलेगी। विधायक और सांसद बने तो दोनों विधायक और सांसद के पैसे पेंशन मिलेगी। यह न्याय नहीं, यह अन्याय है। जो 60 साल 62 साल सेवा करता है उसको कुछ पेंशन नहीं मिलेगा। सोचिए भैया। और जो लोग देखे हैं यहाँ तक हमारे वीडियो, वो बहुत धैर्य वाले लोग हैं। धन्यवाद। हाँ।